नमस्ते। जैसा कि आपने देखा होगा, आज पीएम की सुरक्षा में भारी चूक हुई। अब ये मात्र एक लापरवाही थी या एक सोची समझी साजिश, इस बात का पता तो आगे इन्वेस्टिगेशन होने पर ही लगेगा। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम पीएम मोदी की लाइफ को रिस्क पर रख सकें? क्या उनकी सिक्योरिटी में चूक होना, हम ये चांस लेने के लायक हैं? हम इस पोजीशन में हैं भी? हमने ऑलरेडी हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर इसी तरह के अटैक में गंवाए हैं और उनमें से एक अटैक तो इन्हीं खालिस्तानियों द्वारा किया गया था। इसी विषय पर आइए पहले संजय दीक्षित जी का ये वीडियो देखते हैं। जैसा मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि इन खालिस्तानियों से प्रेम व्यवहार जो किया गया है उससे इनके मन में कोई प्रेम नहीं उमड़ने वाला, और वही आज देखने को आ गया जब हम ये कह सकते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो किसी भी दुर्घटना में बदल सकती थी। बिल्कुल। यहाँ तक कि जिसको हम कहते हैं कि असैसिनेशन तक वहाँ पर हो सकता था, जिस तरह की सिचुएशन आज उत्पन्न हुई। आइए बात करते हैं इसके बारे में, क्या हुआ। पहले तो ये इसके बारे में जाने क्या होना चाहिए था और अब क्या आगे होना चाहिए, इस सब के बारे में बात करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। इनका म्यूजिक बड़ा सही है। आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था हुसैनी वाला में। ये हुसैनी वाला कहाँ है? ये फ़िरोज़पुर ज़िले में है। ये फ़िरोज़पुर ज़िले में है, जहाँ पर जिसको बोलते हैं हुसैनी वाला हेडवर्क्स, जहाँ से सतलज और ब्यास नदियाँ मिलती हैं, और उसके बाद ये हेडवर्क्स हैं जहाँ से राजस्थान नहर निकलती है और आपकी फ़िरोज़पुर ब्रांच निकलती है, जो आगे जाके गंगानगर में, गंगानगर ज़िला जो राजस्थान का है, वहाँ पर गंग नहर जाती है, और राजस्थान नहर भी यहीं से निकलती है, जिसको अब इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। तो हुसैनी वाला में कार्यक्रम था फ़िरोज़पुर ज़िले में, और आज आप जो भी उत्तर भारत में हैं उन सबको पता है कि आज यहाँ मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। जयपुर में भी सवेरे से बारिश हो रही है, धुंध है, बादल हैं, और बठिंडा एयरबेस जो है इंडियन एयरफोर्स का, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का जो एयरफोर्स 1 जो विमान है वो वहाँ पर लैंड करता है। वहाँ से उनको हुसैनी वाला जाना है हेलीकॉप्टर के रास्ते से, हेलीकॉप्टर से उनको जाना था वहाँ पे। लेकिन ख़राब मौसम के कारण कुछ समय जब व्यतीत हो गया तो अब ये पाया गया कि ख़राब मौसम के कारण नहीं जाया जा सकता, तो सड़क के रास्ते जाया जाए। ये सड़क के रास्ते जाने का प्लान बनाया, और हमेशा आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैंने स्वयं बहुत सारे प्रेसिडेंट विज़िट और प्राइम मिनिस्टर विज़िट किए हैं। प्रेसिडेंट विज़िट और प्राइम मिनिस्टर विज़िट की एक अलग से पूरी की पूरी एक संहिता होती है, उसको ब्लू बुक बोलते हैं। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के जो भी दौरे होते हैं, जो विज़िट होते हैं, उनका उस ब्लू बुक के माध्यम से ही निस्तारण होता है। और चाहे वे प्राइवेट विज़िट पे आ रहे हों, चाहे वे पॉलिटिकल विज़िट पे आ रहे हों, चाहे वो सरकारी विज़िट पे आ रहे हों, ब्लू बुक वाला जो वीआईपी होता है उसका हर दौरा जो होता है वो ऑफिशियल होता है। तो इस प्रकार यद्यपि प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे एक पॉलिटिकल रैली के लिए, लेकिन उनका ये जो दौरा था वो पूरी तरह से ब्लू बुक के अंतर्गत था, और ब्लू बुक में जो भी निर्देश दिए हुए हैं वह पालन करना राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार का ये मुख्य दायित्व होता है सिक्योरिटी का,
के लिए भी आवश्यक है, सारा व्यवस्था फिर राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो आकर वहाँ पर सहायता करती हैं। ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर विजिट स्वयं ऑर्गेनाइज किए हैं और प्रेसिडेंट विजिट भी। तो कंटिजेंसी प्लान के तहत हमेशा एक कंटिजेंसी प्लान होता है कि यदि मान लीजिए कोई बीच में कंटिजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो फिर क्या किया जाएगा। उस कंटिजेंसी प्लान के तहत रोड से हुसैनी वाले जाने का कार्यक्रम निश्चित रूप से रहा होगा और उसको फिर ऑपरेशनलाइज किया गया। अब आप ये बताइए कि जब उनका रोड से जाना तय हुआ तो ये जो प्लानिंग है, ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है प्राइम मिनिस्टर का, या फिर जो वहाँ की लोकल टॉप इंटेलिजेंस या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं पड़ सकता कि प्लान बदल गया है और प्लान अब रोड से जाने का है। और बठिंडा के पास ही, बठिंडा जहाँ पे वो टच डाउन किए थे, बठिंडा से हुसैनी वाला के लिए जब वो रवाना होते हैं, तो बठिंडा के पास ही फ्लाईओवर पे अचानक ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है इतनी शीघ्रता से। यानी कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर निकले हैं या प्राइम मिनिस्टर का जैसे ही ये कंटिजेंसी प्लान ऑपरेशनलाइज हुआ है, ये खबर लीक की गई और ये संदेह इसलिए भी और दृढ़ हो जाता है कि इस लीक के बाद और जब प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड वहाँ पर रोक लिया गया फ्लाईओवर के ऊपर, आप जरा कल्पना कीजिए फ्लाईओवर के ऊपर, यानी कि पीछे मुड़ने का भी जो एक रास्ता होता है उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाए इस प्रकार से। और जब चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये बोलते हैं दिस इज़ दी गिव अवे। इसलिए स्पष्ट दिख रहा है कि यह एक योजना के अंतर्गत हुआ है। वो क्या योजना हो सकती है वो आप जान सकते हैं। राहुल गांधी इटली में हैं और सिद्धू जी कह रहे हैं कि वो सीक्रेट मीटिंग के लिए गए, तो वो सीक्रेट मीटिंग संभवतः इटालियन माफिया से कर रहे होंगे, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन इटालियन माफिया बहुत अच्छी तरह से अंजाम देता रहा है। और पॉलिटिकल असैसिनेशंस जो है वो इटालियन माफिया का एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक उनका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उनका बिल्कुल एक स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो हुआ है ये पूरी तरह से अक्षम्य है। इसमें मैं फिर से कहूँगा, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत बार से कह रहा हूँ। जब बंगाल में हुआ था तब भी मैंने कहा था, उसके बाद जब 26 जनवरी को हुआ था तब भी कहा था, बंगाल में हुआ था तब भी कहा था, और जब ये कानून वापस लिए गए थे तब भी कहा था। और अब भी जब ये बात हो रही है कि इन लोगों के विरुद्ध केस वापस ले लिए जाएं, तब भी मैंने ये बराबर कहा है कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। अंततः आप ये समझ लीजिए कि देश का जो संघीय ढांचा है वो अब संकटग्रस्त है, और संकटग्रस्त होने का 70% उत्तरदायित्व मैं इन राज्य सरकारों पर, विशेषकर जो कांग्रेस की और ममता बनर्जी की, उद्धव कांग्रेस से के साथ में जो साझा सरकारें चल रही हैं उनके ऊपर देता हूँ। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि वे एक सहज उत्तराधिकारी हैं, और अंग्रेज़ों ने जिस तरह से पहले ये जो मुग़ल हुआ करते थे और अंग्रेज़ों ने जब उनसे सत्ता ले ली थी, तब वो ये माना करते थे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद वे जो हैं वो भारत की सत्ता के सहज उत्तराधिकारी हैं। उसी प्रकार कांग्रेस ये मानती है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद उन्होंने जो सहज उत्तराधिकारी मुसलमान थे उनको तो पाकिस्तान दे दिया, और जो शेष बचा भारत है, जिसके लिए उन्होंने नेगोशिएशन के जरिए, डील के जरिए भारत जो बचा खुचा है जो लिया था उसके वे सहज उत्तराधिकारी हैं और उनका ही अधिकार बनता है। और यदि कोई और सरकार आ जाती है तो उनको पूरा अधिकार है कि किसी भी तौर तरीक़े से, किसी भी छल से, किसी भी छद्म से, किसी भी दुरभिसंधि से, किसी भी दुष्कर्म से उनको सत्ता वापस चाहिए। और आज जो हुआ है वो किसी दुष्कर्म से कम नहीं था, और ये देश के प्रति दुष्कर्म था। अब
मोदी को अलग कर दीजिए। देश का प्रधानमंत्री होता है, वो न मोदी होता है, न मनमोहन सिंह होता है, और न वो नरसिम्हा राव होता है, न वो नेहरू होता है, और न वो इंदिरा गांधी होता है। वो देश का, भारत का प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल, और सिटिंग भारत प्राइम के मिनिस्टर है प्रधानमंत्री वो। की सुरक्षा में इस प्रकार की जानबूझ के की गई हुई जो चूक है वो अक्षम्य है। लेकिन मैंने 70% जो है वो दायित्व डाला है इन राज्य सरकारों पर, 30% दायित्व मैं इसमें केंद्र सरकार के ऊपर भी डालता हूँ कि केंद्र सरकार जो है उसके पास जो अधिकार हैं उनका भी उपयोग उसने नहीं किया है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आर्टिकल 256 है आपके पास। आर्टिकल 256 में आप राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं, और उन निर्देशों की यदि अवहेलना होती है तो वो आर्टिकल 365 के अंदर ऑटोमेटिक ये माना जाता है कि संघीय व्यवस्था कोलैप्स कर गई है, संघीय व्यवस्था अक्षम हो गई है, फेल हो गई है। ये है आर्टिकल 365। और जब संघीय व्यवस्था फेल हो जाती है तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति शासन लगता है। मैं अभी भी कहूँगा, देखिए चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के समय यदि इस प्रकार की अक्षमता, इस प्रकार की दुरभिसंधि, इस प्रकार की धूर्तता, इस प्रकार की नालायकी, इस प्रकार की इनएफिशिएंसी, इस प्रकार की जिसको हम कह सकते हैं कोलैप्स, और इस प्रकार के खालिस्तानियों के साथ में गठजोड़, ये किसी भी प्रकार से मान्य नहीं हो सकता। केंद्र को चाहिए, जैसे पहले बंगाल के समय भी हम यही कहा करते थे कि बंगाल के चुनाव जो है वो राष्ट्रपति शासन में कराए जाने चाहिए। आपने नहीं कराए, और उसके बाद बंगाल में क्या हो रहा है वो लगातार देख रहे हैं। आपने एक तरफ से उधर से मुंह मोड़ लिया, उसका जो है परिणाम वहाँ की जो आपके सहयोगी थे, आपके कार्यकर्ता थे, आपके वोटर थे, वो भोग रहे हैं। ऐसा कृपया पंजाब में न होने दें। आपका जो वो 30% है उसमें जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। चाणक्य ने यही कहा है कि राज्य के 4 अवयव बताए उसने। अन्वीक्षकी, यानी जिसको कहते हैं विश्लेषण, तर्कशास्त्र, लॉजिक, ये सब उसमें आ जाते हैं। अन्वीक्षकी त्रयी मतलब नॉलेज, या वैसे तो वेदों से त्रयी का उनका अभिप्राय है, लेकिन वो विशिष्ट ज्ञान के ऊपर। तो अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स, अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति। और उसमें यह क्या कहा गया है कि दंड नीति से ही राज्य का योगक्षेम होता है, यानी कि अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता का योगक्षेम यानी उनका निष्पादन जो है वो दंड नीति के कारण ही होता है। यदि दंड नीति आपकी लचर हो जाएगी तो आप किसी भी प्रकार का और कोई कार्य वहाँ नहीं कर पाएंगे। ना आपके राज्य का स्ट्रक्चर चलेगा, ना आपका कोई ट्रेड और कॉमर्स हो सकता है, ना कोई वहाँ इंडस्ट्री आ सकती, और न किसी प्रकार का नॉलेज का डिसेमिनेशन हो सकता है। इसलिए इन खालिस्तानियों ने, इन देश के दुश्मनों ने, इन देश के गद्दारों ने, इन्होंने एक बार फिर से भारत की राजसत्ता को चुनौती दी है। 26 जनवरी को दी थी। उस समय आपको, मोदी जी से कह रहा हूँ, आपको उस समय भी एक निर्णायक निर्णय लेना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि ये जो है भारत के झंडे का अपमान हम नहीं सहेंगे, कुछ भी हो जाए, भले हमें सत्ता गंवानी पड़े, लेकिन हम ये जो है कि रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं हो सकती। इसी तरह से आज जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जानबूझ कर चूक की गई है, ये भी एक रेड लाइन है। इस रेड लाइन को सिर्फ राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाकर एक तिश्री नहीं कर दी जानी चाहिए, केवल एक औपचारिकता भर नहीं होनी चाहिए, इस पर पक्का एक्शन होना चाहिए। क्योंकि यदि आपने नहीं किया, मैं बता देता हूँ, आगे का बता दूँ, यदि आपने ये नहीं किया तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की और सरकारें हैं, वे आपका पूरे देश में कहीं भी जाना जो है वो असंभव कर देंगी, क्योंकि उनको संघीय ढांचे से कोई लेना देना नहीं।
उनको अब संविधान से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने ये तय कर रखा है कि भले देश टूटे, उनका राज्य चलना चाहिए। पिनरई विजयन को अगर ये है ऑप्शन मिले कि केरल जो है वो एक अलग देश बन जाए, तो पिनरई विजयन उसको तुरंत कर लेंगे, स्टालिन भी कर लेंगे, ममता बनर्जी भी कर लेंगी। तो ऐसे समय में क्या जो देश की सरकार है वो आंख मूंद कर देखती रहेगी? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हो जाए, ये कोई छोटी मोटी बात है? ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ है, इससे कम इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सीधे सीधे देश के ऊपर हमला है। इसकी जांच सीधे सीधे आपको तुरंत एनआईए में लेनी चाहिए। ये जो हुआ है ये आतंकवाद से कहीं भी किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसकी छोटी मोटी भर्त्सना करके न छोड़ दीजिएगा मोदी जी, आपसे पुनः प्रार्थना है। इन देशद्रोहियों के दांत खट्टे करने का समय है। और वैसे भी चुनाव में जा रहा है पंजाब, तो चुनाव में जा रहा है, तो यदि आप चुनाव के समय, इलेक्शन कमीशन वैसे भी 4 दिन बाद आ जाएगा, उस समय आपको इस सरकार को केयर टेकर का रोल देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं केयर टेकर सरकार की। जो वैसे भी सारा काम जो है वो आपके कानून व्यवस्था इत्यादि सब इलेक्शन कमीशन के हाथों में है, तो इसको आप डिसमिस करिए सरकार को, और गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल लगाइए, प्रेसिडेंट्स रूल में चुनाव कराइए। 2 महीने बाद वैसे भी सरकार आनी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता कि नहीं केयर टेकर तो आप इन्हीं को बनाइए। क्यों केयर टेकर इनको बनाए जब ये अपना संवैधानिक दायित्व निभा नहीं सकते? 256 में निर्देश, 256 निर्देश बाद 365 में यदि उसका अनुपालन नहीं होता है तो तुरंत वो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल स्पष्ट है ये रास्ता, 256, 365, 356। ये तो 355 का भी मामला है, इसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है, इसको ऐसे हल्के नहीं लिया जा सकता। एक बार पुनः अर्चना करने से काम नहीं चलेगा। ये देश के दुश्मन हैं। राहुल गांधी इटली में बैठ कर क्या गुल खिला रहे हैं सबको दिख रहा है। ये सिद्धू जैसे लोग क्या करना चाहते हैं, इनका बस चले तो पंजाब को 1 मिनट में बेच दें पाकिस्तान के हाथों, और बस चले तो सेना में बलवा करा दें। ये इस तरह के लोग हैं, इनके किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई बरतने की कोई आवश्यकता नहीं। यही मेरा ये आज का त्वरित संदेश मान ले, मांग मान ले मेरी, यही माने। और कुछ प्रश्न है वो ले लेता हूँ। जी बिल्कुल, पंजाब के सीएम तो वो व्यक्ति हैं जो हालेलुया करते हुए अपने पैसे लेकर निकल जाएंगे। संजय जी की बात से अग्री करती हूँ मैं। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, उनकी कमियों की वजह से भी है। आप देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स में, बॉर्डर सिक्योरिटी में, बाहर के दुश्मनों से लड़ने में ये जितने ज़्यादा स्ट्रांग अपीयर होते हैं, उतने ही कमज़ोर दिखते हैं जब बात इंटरनल मुद्दों की होती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अब बाहर वाले आपको फंडिंग भेजकर आपके भीतर ही आतंकी पैदा कर रहे हैं, आपके भीतर ऐसे क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश को तोड़ने में लगे हैं। भारत ने 270 साल की गुलामी झेली है। जी 270 साल, जिसमें से 200 साल अंग्रेज़ों की और 70 साल उस कलुषित परिवार की जिसने लाखों लोगों को मरवा दिया, जिसने हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के साथ इतना बड़ा धोखा किया। और 2014 में जाकर हमें सही मायने में स्वतंत्रता मिली है। तो अब ऐसे में क्या हम मोदी जी को गंवा देना अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मेरी अमित शाह जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इंसिडेंट की केवल भर्त्सना करके, केवल कड़ी निंदा करके ना छोड़ दीजिए। इस इंसिडेंट में कम से कम योगी जी की तरह हथौड़ा चलाइए बुलडोज़र, धराशायी कीजिए इन आतंकियों को। आज के इंसिडेंट के बाद क्या ये आतंकी चुप बैठेंगे?
बिल्कुल नहीं, ये और भी हमले करेंगे, बहुत बड़े बड़े हमले करेंगे और भी प्लॉट्स करेंगे। इसीलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसी समय इनका कड़ाई से दमन किया जाए। भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस तरह आज उन्होंने मोदी जी को इस संकट से बचाया है, आने वाले दिनों में भी आने वाले संकटों से उनकी इसी तरह रक्षा करें। और हम सभी देशवासियों की प्रार्थना उनके साथ है। वंदे मातरम।